हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। अच्छा, तो बच्चों हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि रक्तदान करने से या रक्तदान करने पर या रक्तदान करते समय हमको कैसी कैसी सावधानियां रखनी चाहिए और हमें रक्तदान किस तरह से करना चाहिए और हमें रक्त लेते और देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में चर्चा की है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि रक्त वर्ग का आनुवंशिक महत्व होता है। रक्त वर्ग का क्या होता है? आनुवंशिक महत्व होता है। और आनुवंशिक महत्व किस तरह से होता है? रक्त वर्ग की सहायता से आप किसी भी प्रकार के आनुवंशिक रोगों का निदान कर सकते हो। जैसे बहुत से ऐसे आनुवंशिक रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। घर में पल रहे बच्चों के बच्चे के अंदर आनुवंशिक रोग आ जाता है, तो उन आनुवंशिक रोगों का निदान किया जा सकता है इस रक्त वर्ग के जो जीन विकल्पी हैं उनके बारे में हमको जब जानकारी मिल चुकी है, तो इनकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के रक्त वर्ग को, किसी भी प्रकार के शिशु के अंदर होने वाले आनुवंशिक रोग को ठीक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? और दूसरा आपको मैंने बताया था कि रक्त वर्ग की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट वाला टीवी वगैरह में आता है कि फिंगरप्रिंट से किस तरह से हम अपराधियों को पकड़ लेते हैं। तीसरा इसका सबसे अच्छा जो उपयोग था वो क्या था कि पैतृकता संबंधी अगर कोई विवाद है तो उस पैतृकता संबंधी विवाद को हम रक्त वर्ग की सहायता से समाधान कर सकते हैं। और रक्त वर्ग की सहायता से हम पैतृकता संबंधी विवादों को हल किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे आज हम एक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है? तो रुधिर वर्ग के आनुवंशिक उपयोग में पैतृकता संबंधी विवादों का हल किस प्रकार से किया जा सकता है, इस चीज़ को एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक शिशु है जो अभी बोल नहीं सकता और अपने माता पिता को पहचान भी नहीं सकता, यानी कि लगभग 15-20 दिन या महीना भर का अगर बच्चे हम मान लें तो वो बोल भी नहीं पाता है और अपने माता पिता को पहचान भी नहीं पाता है। अब उस शिशु पर दो दंपति का मतलब पति पत्नी का एक जोड़ा, दो दंपति अपना अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा कहता है मेरा बच्चा है। अब बड़ी समस्या फंस गई कि उस बच्चे से तो पूछ नहीं सकते कि भाई तू किसका है। अब कैसे निर्णय हो कि वो बच्चा किसका है? तो इसके लिए रुधिर वर्ग के आनुवंशिक महत्व का उपयोग करोगे और रुधिर वर्ग के जीन विकल्पियों की सहायता से आपको चेक करना है कि इस माता पिता से तो पैदा होने वाली संतानें किस वर्ग की होंगी और इस माता पिता से पैदा होने वाली संतानें किस वर्ग की होंगी। तो कैसे चेक करेंगे, ये हमको देखना है। और मैंने कल भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हमें माता पिता के रक्त वर्ग का पता है, अगर हमको पता लग जाता है कि माता का और पिता का रक्त वर्ग ये है, तो हम उसकी संतान का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं बिना जांच किए। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो कैसे बता सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर। तो देखो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको लिए हेडिंग डाल देता हूँ पैतृकता संबंधी विवाद। जाते इस हेडिंग से आपको ध्यान रहेगा कि पैतृकता संबंधी जो विवाद हैं उनमें आनुवंशिक महत्व किस प्रकार से होता है रक्त वर्ग का। ठीक है ना? तो पैतृकता संबंधी विवाद में अब हम बात करते हैं। देखो, माना एक
शिशु, जिस पर एक शिशु जिसका, शिशु का जो रक्त वर्ग है, जिसका रक्त वर्ग बी है, ये शिशु का रक्त वर्ग है, ठीक है ना। इस शिशु पर दो दंपति अपना अधिकार बता रहे हैं। दो दंपति अपना अधिकार बता रहे हैं, जिनमें प्रथम दंपति, मतलब देखो आपने बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, अब क्या करते हैं कि दोनों जो दंपति हैं, दोनों जो माता पिता का जोड़ा है, उन दोनों के ब्लड ग्रुप को चेक कर लेते हैं, उन दोनों के भी, ठीक है ना। जिसमें प्रथम दंपति में पुरुष का रक्त वर्ग ओ, पुरुष का रक्त वर्ग को तो क्या है बेटा ओ, और ब्लड ग्रुप के जीन विकल्पी कौन से, ध्यान करो, स्मॉल आई, ठीक है ना। तथा स्त्री का रक्त वर्ग ए बी, और ए बी के जीन विकल्पी आई बी, ठीक है ना, है। तथा दूसरे दंपति में पुरुष का रक्त वर्ग ए, पुरुष का रक्त वर्ग क्या है ए। अब ए वर्ग के लिए जीन विकल्पी बताओ, ध्यान करो, मैंने सभी रक्त वर्गों के जीन विकल्पी आपको बताए हैं। आई ए तथा स्त्री का रक्त वर्ग बी, और बी के जीन विकल्पी ये ले सकते हैं ना अपन, दो होते हैं ना, आई बी या आई बी स्मॉल आई है। अब देखो आपने चेक कर लिया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, प्रथम दंपति का कौन सा है, और द्वितीय दंपति का रक्त वर्ग कौन सा है, ये आपने चेक कर लिया। अब आप इन सभी रक्त वर्गों के जो जीन विकल्पी लिए हैं, इन जीन विकल्पियों की आप मेंडल के वंशागति के नियमानुसार रक्त वर्ग की संभावनाएं प्राप्त करेंगे। तो आगे लिखता हूं मैं, मेंडल के वंशागति नियमानुसार इन परिस्थितियों में शिशुओं के रक्त वर्ग की, अगर ए परिस्थिति है, ये परिस्थिति का मतलब रक्त वर्ग ये है माता पिता के, शिशु के रक्त वर्ग की निम्न संभावनाएं होती हैं। आगे बात समझ में, आपके पास उदाहरण ले लिया मैंने,
आनुवांशिक महत्व रक्त वर्ग का, जिसमें पैतृकता संबंधी विवादों को हल किया जाएगा। और पैतृकता संबंधी विवाद के लिए आपके पास एग्जाम्पल है कि एक बच्चा है और उस बच्चे पर दो माता पिता अपना अधिकार जमा रहे हैं। बच्चे का ब्लड ग्रुप बता दिया बी है, और दोनों माता पिताओं के ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो देखो मेंडल के वंशागति के नियम अनुसार किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं और ये बच्चा किसका निकलता है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है ना। तो देखो प्रथम दंपति में यहाँ पे बात करते हैं हम, प्रथम दंपति माता पिता का जो पहला जोड़ा है उसमें देखो पुरुष का क्रॉस किसके साथ होगा, महिला के साथ। पुरुष का रक्त वर्ग क्या है बताओ बेटा, ओ। महिला का रक्त वर्ग क्या है बताओ, ए बी। ओ वर्ग के लिए जीन विकल्पी क्या है आपके पास, स्मॉल आई। ये बात समझ में आ रही कि ना आ रही। और महिला के लिए जीन विकल्पी कौन से हैं आपके पास, आई ए आई बी। कौन से, आई ए आई बी। अब मेंडल के नियमानुसार इनकी हमको क्या करानी है, वंशागति करानी है। तो देखो इसके युग्मक बन जाएंगे, इसके युग्मक बन जाएंगे, इसके युग्मक तो ये आ गए, इसके युग्मक ये आ गए, आई ए आई बी। ठीक है ना। अब क्रॉस करा दो। देखो इसका क्रॉस अगर हम इसके साथ कराते हैं, समझ में आ रही बात, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई ए स्मॉल आई। समझ में आ गई बात। और अगर इसका क्रॉस हम इसके साथ करा देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, आई बी स्मॉल आई। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो क्या आएगा, आई ए स्मॉल आई। और इसी का क्रॉस अगर हम इसके साथ कराते हैं तो क्या आएगा, आई बी स्मॉल आई। क्रॉस समझ में आ रहे हैं समन के में, क्रॉस ने ढंग से चेक करो। एक जीन विकल्पी थे, हमने दो लाइन ले जानी है। ई जीन विकल्पी आप पे दो लाइन लाएं, या को क्रॉस हमने कराना है इसके साथ और इसके साथ। तो देखो इसका क्रॉस ये आ गया और एक बार तो ये आ गया इसके साथ, ठीक है ना। और इसी का क्रॉस ये आ गया और एक बार किसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया। अब इसका क्रॉस इन दोनों के साथ कराना है तो ये दोनों आ गए। अब चेक करो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ये और ये बताओ। अगर जीन विकल्पी आपके पास आई ए आई हैं तो रक्त वर्ग कौन से हो सकते हैं, इसका कौन सा वर्ग हो सकता है, ए रक्त वर्ग हो सकता है। इसका कौन सा और वर्ग हो सकता है, बी रक्त वर्ग हो सकता है। इसका ए रक्त वर्ग हो सकता है, इसका बी रक्त वर्ग हो सकता है ना। ये तो समझ में आ रही है। तो प्रथम दंपति से जो संतान उत्पन्न होंगी ये इन महिला और पुरुष से पैदा होने वाली संतानों के ब्लड ग्रुप हैं। इनसे अगर 4 संतानें पैदा होती हैं तो उनमें से 2 संतान तो ए ब्लड ग्रुप की होंगी और 2 संतान बी ब्लड ग्रुप की होंगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं हम द्वितीय दंपति की। दूसरी जो दंपति है उसमें पुरुष, देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द्वितीय दंपति। द्वितीय दंपति का पुरुष लें और महिला। पुरुष का रक्त वर्ग क्या है बताओ। दूसरी दंपति में पुरुष का रक्त वर्ग ए, महिला का रक्त वर्ग क्या है, बी। ठीक है ना। रक्त वर्ग ए के जीन विकल्पी आई ए, रक्त वर्ग बी के जीन विकल्पी आई बी स्मॉल आई। ठीक है ना। इनके आप क्या बना देंगे, युग्मक आई ए
IA, इनके युग्मक बना दो IB स्मॉल I, ठीक है ना। अब आप इनकी वंशानुगति कराइए, इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है बताओ, देखो IA IB, अगर इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है IA स्मॉल I। इसी तरह से इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो IA IB, इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो IA स्मॉल I। बताओ बेटा इसका रक्त वर्ग क्या होगा, इसका जो रक्त वर्ग होगा वो क्या होगा AB, ये रक्त वर्ग कौन सा है AB, और इसका रक्त वर्ग क्या होगा A, इसका रक्त वर्ग क्या होगा AB, और इसका रक्त वर्ग क्या होगा A। यानी कि दूसरे दंपति से जो संतानें पैदा होंगी उनमें से AB रक्त वर्ग वाले और A रक्त वर्ग वाले, अगर 4 बच्चे इनके होते हैं तो 2 बच्चान को तो ब्लड ग्रुप आवेगो AB और 2 बच्चान को आवेगो A। आगे बात समझ में। अब चेक करो यार, अब इसको चेक कीजिए आप, बच्चे का शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है B, शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा B। अब B ब्लड ग्रुप को यहाँ पर चेक करिए, पहली दंपति से रक्त वर्ग B वाले बच्चे पैदा होते हैं कि दूसरी दंपति से होते हैं। देखो पहले जो दंपति है उससे 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, किससे B रक्त समूह के, तो इसका मतलब बच्चे के असली माता पिता कौन है बताओ, बच्चे के असली माता पिता कौन है, प्रथम दंपति, क्योंकि इनसे ही तो बच्चा B वर्ग का बच्चा पैदा हो सकता है, इनसे तो हो ही नहीं सकता, इनसे तो AB वर्ग का होगा या फिर A वर्ग का होगा। तो बच्चे के जो असली माता पिता हैं बेटा वो कौन से हैं, प्रथम दंपति। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि केवल, मैं इसके बगल में लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूँ, केवल प्रथम दंपति B रक्त वर्ग के शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, अतः शिशु के असली माता पिता प्रथम दंपति होंगे। आगे बात समझ में, कितना अच्छा समाधान निकाला है, और इस समाधान में किसी भी प्रकार की त्रुटि की होने की जो संभावना होती है वो न के बराबर है। यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ये जो जीन विकल्पियों से निकलकर संतानों का जो ब्लड ग्रुप आया है ये सत्य आता है और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। समझ में आ गई? तो ये आपके ब्लड ग्रुप का एक आनुवंशिक महत्व है जिसके द्वारा हम पैतृकता संबंधी विवादों का हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपराधों की पहचान की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का जीन विकल्पी अलग अलग होते हैं, तो उनके जीन विकल्पियों के हिसाब से इसी तरह से उनके फिंगरप्रिंट्स को टेस्ट किया जाता है। चाहे कितने ही हाथ लग जाएं, अगर एक वस्तु पर चाहे कितने ही हाथ लग जाएं, लेकिन सबके फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर से आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको आप इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो, दूसरे के बना सकते हो, लेकिन हमको आज तक तो नहीं पता था ना कि हम किसी चीज़ को अगर टच कर रहे हैं तो हमारी उंगलियों के निशान भी इस पर छूट रहे हैं। परंतु जब से
इन ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है और इसके आनुवंशिक महत्व के बारे में हमको पता चला है, तब से इन विवादों को या अपराधों को या आनुवंशिक रोगों को ठीक करने में इसका विशेष योगदान है। तो फटाफट से बेटा आप इसको उदाहरण को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया करो। अगर आपको उदाहरण नोट करना हो तो फटाफट से नोट कीजिए बेटा, और हम अब अगली बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अंगदान और देहदान की। अंगदान या देहदान क्या होता है? देखो, अंगदान किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा अपने शरीर के अंगों को दान कर देना, और या किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा अपने शरीर का दान कर देना, ये अंगदान या देहदान कहलाता है। और ये जो अंगदान होता है या देहदान होता है, इसको सबसे बड़ा सात्विक श्रेणी का दान माना गया है, और हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। तो अंगदान या देहदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हमारे पुराणों की कथाएं हम देखें तो आपने देखा है कि जगत कल्याण के लिए महर्षि दधीच ने अपने शरीर का दान किया था, जिससे उनकी हड्डियां जो थी उन हड्डियों से वज्र बनाया गया था, और उस वज्र को इंद्र के लिए दिया गया था, और तब इंद्र ने राक्षसों का संहार करके इस सृष्टि की रक्षा की थी। तो जब इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े महात्मा अपने शरीर का दान कर गए, तो उन्हीं के हम वंशज हैं, उन्हीं के हम पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो हमें भी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अंगदान या देहदान करने की आवश्यकता होती है। और ऐसा तो होता नहीं है कि आपके शरीर से ज़बरदस्ती अंग निकाल लिया और दूसरे शरीर के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपने शरीर का अंग का दान करना चाहता है। इन्हीं परिस्थितियों में उस व्यक्ति से अंगों का या देह का दान लिया जा सकता है। और शरीर का दान तो मृत्यु पर्यंत ही हो सकता है, और अधिकांशतः अंगों का दान भी मृत्यु पर्यंत ही होता है। जीते जी आपके और मरने के बाद आप जिसको दान करना चाहें उसके। आप लोग सोचिए, अगर आपने किसी को आंखें दान की हैं और किसी अंधे व्यक्ति को वो आंखें मिल जाती हैं, तो पैदा होने के 20-25 साल बाद अगर उस व्यक्ति को अचानक देखने को मिल जाता है आपकी आंखों से, तो आपका तो जीवन धन्य हो गया, और उस व्यक्ति की इतनी खुशी का ठिकाना ही रहेगा। वो जब तक जिएगा तब तक आपको याद रखेगा। यानी कि हम भले मर गए हों, लेकिन हमारी आँखें अभी जिंदी हैं, वो इस प्रकृति को देख रही हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के किसी भी अंग का उपयोग किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो इन अंगों का क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा, इनको नष्ट कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी मृत्यु के पश्चात अगर ये किसी के काम आ जाते हैं तो कितनी अच्छी बातें होती हैं, समझ में आ रही है ना। तो हमें अंगदान या देहदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अंगदान और देहदान करने की जो परंपरा है वो बहुत कम है। लोग डरते हैं, क्योंकि आप लोग अब देखते होंगे आजकल किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम करने से लोग इतना डरते हैं कि 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं हॉस्पिटल में। पोस्टमार्टम मत करना, क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसका पोस्टमार्टम हो या कुछ भी हो, क्या चाहिए आपको? अगर उसके शरीर के अंदर कोई ज़रूरी अंग है और उस अंग का उपयोग किसी ज़रूरतमंद को हो सके, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है हमको? ठीक है ना। तो देखो, हम बात करते हैं अंगदान और देहदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर अंगदान और देहदान हम नहीं करें तो ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, और नहीं करेंगे तो हमें किस प्रकार से लॉस हो सकता है, ये चीज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखते हैं, मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है।
मतलब हमारा जो शरीर है प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, सबसे अच्छी बनावट हमारे शरीर की है। लेकिन क्या ये स्थायी है? नहीं है। परंतु यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है, परंतु यह स्थायी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये स्थायी नहीं है। अतः जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा, अतः जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी जरूरतमंद, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद अन्य व्यक्ति को ऊतक या अंगदान करना, ऊतक या अंगदान करना ही अंगदान कहलाता है। अंगदान कहलाता है। अब देखो, इसमें से मैं जरूरी चीज़ों को आपको लिख दूं बेटा। अंगदान क्यों करना आवश्यक होता है, और अंगदान करने के बाद, अंगदान करते हैं उसके बाद क्या बनता है। देखो, जैसे आपके शरीर से कोई भी अंग निकाला जाएगा तो उसे जो ग्राही व्यक्ति होता है उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। उसके शरीर के अंदर उस अंगों को क्या किया जाएगा? प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा, और फिर वो डॉक्टर की निगरानी में रहेगा, और वो जब अंग उसके शरीर में सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट कर देगा तो फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। अब वो अंग उस शरीर के अंदर ठीक से काम करता है तो वो व्यक्ति उस आपके दान किए गए अंग का अपने शरीर के लिए उपयोग करता है। ठीक है ना? आपको खूब पता है कि हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अपने हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात बताई गई है। कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है, 5 तत्वों से बना शरीर जब ये व्यक्ति मरता है तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और अपने एक कवि ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है, पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम न आवे। जब एक पशु की मृत्यु होती है तो वो मनुष्य के सैकड़ों काम आता है, लेकिन जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो किसी के कोई काम नहीं आता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक पशु के मरने पर उसकी त्वचा को आप काम में लेते हो, उसके सींग को काम में लेते हो, उसके हड्डियों को हम काम में लेते हैं, उसके मांस को खा जाते हैं लोग, सारे उसका प्रत्येक अंग काम आता है। लेकिन जब एक इंसान मरता है तो वो किसके काम आता है? नहीं आता ना। तो हमसे ज़्यादा बेहतर तो कौन होते हैं? पशु होते हैं। ठीक है ना? तो ये नश्वर शरीर है, 5 तत्वों से मिला है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी हमारा शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्यों ना हम इसका ऐसा उपयोग करें कि हमारे मरने के बाद भी हमारे शरीर के अंग किसी और व्यक्ति के शरीर में जीवित रहें और उसे एक नया जीवन प्रदान करें। ठीक है ना? तो अंगदान करने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब अंग मिल जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और आप लोग देखते होंगे भारत में हर वर्ष लगभग 2 गुट, यहाँ पर मैं जरूरी चीज़ लिख रहा हूँ, अंगदान और देहदान से संबंधित कुछ जरूरी चीज़ें लिख रहा हूँ बेटा, और वो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उनको आप लोग ध्यान से रखना। भारत में करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है, लेकिन होते कितने? 7,000 से 8,000। तो मैं लिख रहा हूँ भारत में करीब 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है। गुर्दे मतलब किडनी, आवश्यकता होती है।
प्रतिवर्ष, और ध्यान में रखना, भारत में करीब प्रतिवर्ष 2 लाख, देखो यहाँ पर मैं प्रतिवर्ष और लिख देता हूँ, भारत में करीब प्रतिवर्ष 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। ठीक है ना, हर साल इतनी बड़ी आबादी है, 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन 7,000 से 8,000 ही गुर्दे उपलब्ध हो पाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 यकृत की आवश्यकता होती है, 50,000 यकृत की आवश्यकता होती है। लेकिन 700 ही मिल पाते हैं। कितने को उपलब्ध है पाएंगे? केवल 700। और देखो इंडिया के अंदर लगभग 50,000 लोग हृदय के प्रत्यारोपण के लिए इंतजार में हैं, लेकिन साल भर में 10 से 15 ही मिल पाते हैं। 50,000 लोग जो हृदय की इंतजार कर रहे हैं ना, कि भाई किसी का हृदय कमज़ोर हो जाता है, उसका बाल्व खराब हो जाते हैं, अब बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार करते हैं, तो वो हृदय के इंतजार में, तो 50,000 लोग कतार में खड़े हैं, लेकिन मिल कितने पा रहे हैं? 10 से 15 हृदय मिल पाते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत कम तादाद है, ये बहुत कम ही तादाद में आपके यहाँ अंग मिल पाते हैं। और देखो यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा आपके लिए लिख रहा हूँ। भारत में अंगदान करने वालों की संख्या, भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख में से, प्रति 10 लाख में से 0.8 है। यानी कि 10 लाख लोगों में से 0.8% लोग ही अंगदान कर पाते हैं। तो ये आंकड़ा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसको ठीक से ध्यान में रखना है बेटा। आपको इस आंकड़े को बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ठीक से आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये बता देता है कि भारत में तो 10 लाख में से 0.8% है, जबकि जो विकसित देश है ना, विकसित जो देश हैं, उन विकसित देशों में ये जो आंकड़ा होता है 10 से 15% है। यहाँ तो 0.8% है, वहाँ 10 से 15% है। अब देखो भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है, भारत सरकार अंगदान दिवस मनाती है। कब मनाती है? भारत में, चलो सीधे सीधे लिख देते हैं, भारत में 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, 13 अगस्त अंगदान दिवस। ठीक है ना। अब देखो हाल ही में अंगदान करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? हाल ही में अंगदान कहते हैं, और जब अंगों का दान हो रहा है तो देहदान हो जाती है। ठीक है ना। हाल ही में देहदान करने वाले, चलो मैं देहदान लिख देता हूँ,
देहदान करने वाले कौन कौन है बताओ? देहदान करने वाले हैं, एक तो हैं डॉक्टर विष्णु प्रभाकर और एक हैं ज्योति बसु। देखो, साहित्यकार, विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना, समाज सेवी नाना देशमुख, ठीक है ना, और एक और थे बेटा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, कौन? श्री ज्योति बसु, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से मृत्यु के बाद अपना शरीर दान कर दिया था। ये लोग थे, ठीक है ना। और इससे पहले, इनसे पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उस फौज में एक महिला कर्नल थी, कौन? डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, और उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अपनी आँखों का कॉर्निया दान किया था। डॉक्टर जो कैप्टन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 90 वर्ष की उम्र में अपनी आँखों का कॉर्निया दान किया था। और ये लक्ष्मी सहगल जो थी, ये कैप्टन थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में, ठीक है ना। और देखो, अभी ताज़ी बात करें हम तो साध्वी ऋतंभरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने, अभी साध्वी ऋतंभरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने देहदान किया है। मृत्यु के पश्चात इन दोनों ने अपना अभी देहदान किया है कि हम अपना शरीर का दान करते हैं, जीते जी हमारा, और दान कर मृत्यु के बाद इसे हम दान करते हैं। इसमें जितने भी अंग हैं उनको कोई भी व्यक्ति काम में ले सकता है, ठीक है ना बेटा। तो ये देखते हैं हम अब इसके बाद बेटा आपका ये जो चैप्टर है ये लगभग समाप्त हो चुका है। लगभग क्या समाप्ति हो चुका है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है, ठीक है ना। और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बुक के क्वेश्चन चेक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, तो हमको छोटे छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा गौर करना है। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि 3 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बुक के जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं उन सभी बुक के क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। टिल देन ओके।